नमस्कार। आज के सभा में उपस्थित हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन जी भगत जी, माननीय वैद्य गोवा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी, पद्मश्री वैद्य भारत सरकार आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा जी, माननीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी, माननीय वैद्य विनय अलंकार जी, माननीय वैद्य श्री संतोष प्रकार जी, माननीय वैद्य श्री रजनी गोखले जी, माननीय वैद्य श्री सुकुमार पेच्छे जी, माननीय वैद्य विलास यादव जी, माननीय वैद्य आनंद तंबुलकर जी और आज इस सभा में उपस्थित परम आदरणीय सभासदों और पत्रकार बंधुगण, सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से प्रणाम देता हूं और परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भगत जी को कोटि कोटि प्रणाम देता हूं। हमारे आयुर्वेद विद्यापीठ ने 25 साल का जो यात्रा उन्होंने पूरा की है, इस अवसर पर इस सभा को विशेष रूप से आयोजन किया गया है। मुझे लगता है कि पिछली 25 साल आप लोगों ने राष्ट्रों को समर्पित भावनाओं से सेवा की और इसलिए आज ये संस्था देशवासियों की एक अपेक्षा का कारण बन गए, उम्मीद के कारण बन गए। मैं भी इसी उम्मीद लेकर ही आप लोगों का पास आज खड़ा हुए हूं। हमारे देश की आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हमें हौसला देते आए हैं, हिम्मत देते आए हैं और अपने देश की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने देशवासियों को आह्वान किया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमारी बीच जो शक्ति ईश्वर ने दे रखी है, हिंदुस्तान की समाज की शक्ति, इसको हम कैसे उजागर करें और कैसे दुनिया की नेतृत्व देने के सिलसिले में हम इसको सही सकारात्मक उपयोग करें। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हम सबको एकत्रित होकर मन बनाने होंगे और अपने देश का गुणगान करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। हमारा देश महान देश है। हमारे हजारों साल जो सभ्यता संस्कृति का जो ताकत, इस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें, इनको गुणगान करें ताकि नई पीढ़ियों को विशेष रूप से अनुभव मिले, जानकारी मिले कि हमारा ये जो देश है भारत भूमि में जो शक्ति है, ये शक्ति दुनिया के लिए महाशक्ति बन सकता है। और
ये निश्चित है हम पहले भी विश्व गुरु रह चुके हैं और हमें विश्व गुरु ही रूप में रहना होगा और विश्व मानव समाज को मार्गदर्शन देना होगा, दिशा देना होगा, कैसे इंसानियत की भावना शक्तियों से मानव समाज को हम शक्तिशाली बनाए, महान बनाए। तो मुझे लगता है कि वो शक्ति हमारे आयुर्वेद में है, प्रकृतियों में है, सभ्यता संस्कृतियों का मूल्य में है। इसलिए हमें हमारे पुरखों ने, बाप दादाओं ने जो शक्ति हमें उपहार के रूप में दी गई है, इस शक्ति को हम निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक उसको हम अपनाएं और उसकी गुणगान करें, उनको बढ़वा दें। जो काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जैसे चौहान जी ने कहे कि 2014 तक यानी कि 2014 तक आयुष मंत्रालय तो थे नहीं, एक मामूली सा विभाग हुआ करते थे। उस विभाग को कोई देखता ही नहीं था, इसलिए देश में इसके बारे में गंभीर कभी भी चर्चा नहीं हुई। लेकिन जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तब से उन्होंने सारे देश में बसा हुआ शक्ति को उन्होंने सही उपलब्धि की और उसी गंभीर देशभक्तियों की भावनाओं से उन्होंने मंत्रालय की स्थापना की और उसी कालखंड से आयुष का विजय यात्रा शुरू हुई। और आज पिछले 8 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की निरंतर कोशिश की वजह से, उनकी तरफ से दिए हुए मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से और सही इनिशिएटिव के वजह से आज आयुष देश के अंदर नहीं, दुनिया में खुद का पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसलिए मैं चाहता हूं आज इस क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी है, जो स्कॉलर है, रिसर्चर है, जो हमारी आयुष इंडस्ट्री में जुड़े हुए जो उत्पादक है यानी कि मैन्युफैक्चरर है, और हमारे वैद्य है, सबको हम एक साथ हम सब मिलकर अगले दिनों के लिए हम कार्यक्रम रचना करें। वो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के जरिए हम विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। हमारे प्राचीन जो चिकित्सा विज्ञान पद्धति है, इस विज्ञान पद्धति को हम कैसे दुनिया में साबित करें, क्योंकि आज दुनिया हमेशा ही दावा करते हैं कि हमें साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस चाहिए। हाँ, हमारी पद्धति में साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन आज जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए जो फाइंडिंग्स हमें प्रस्तुत करनी है, इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट के सिलसिले में हमें मजबूत कदम लेने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। और आज इसलिए मुझे लगता है कि देश भर में आज जैसे आप लोगों ने आयुर्वेद व्यासपीठ ने 25 साल इसी विषय को मानव समाज में यानी कि हमारे सामाजिक जीवन में विशेष रूप से लोगों का बीच एक अवेयरनेस डेवलप करने के सिलसिले में और इस विषय पर लोगों को अधिक अनुभवी बनाने के लिए आप लोग लगे हुए हैं। इसके लिए आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 25 साल का आप लोगों ने जो मेहनत की है, और मुझे बताया गया है कि कोविड कालखंड में, उस संकट कालखंड में आप लोगों ने जो सेवा की है,
ये कोई मामूली सेवा नहीं, ये मानव सेवा है, राष्ट्रभक्ति है। आज हमें इस अवसर पर दो शब्द रखने के लिए जो मौका आप लोगों ने दी है, इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। मैं तो इस सभा में विशेष रूप से हमारे परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भगत जी का उद्बोधन सुनने के लिए इच्छुक है, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे परम पूजनीय के साथ कई बार बात करने के लिए मुझे अवसर मिला है। हर मुलाकात में नई चीज मुझे सीखने के लिए मिली है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात याद दिलाऊं आपको, मैं जब चीफ मिनिस्टर रहे असम की, तो एक दिन एयरपोर्ट में फ्लाइट डिले होने की वजह से मुझे 1 घंटा से ज़्यादा समय परम पूजनीय से मुझे बातचीत करने का मौका मिले। तो उसी कालखंड में मुझे कहा कि अपनी परंपराओं को हमेशा सुरक्षित रखो, उसको मूल्य दो, उन्हें मान्यता दो, और समाज में अलग अलग जनगोष्ठियों का जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपरा है, उसको सही सुरक्षित कर। आपने जो मार्गदर्शन दी मुझे अभी भी याद है। तो मैं इस सभा में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं सुनने के लिए आया हूं और आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम देने के लिए आ गए मैं यहां, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम की है और ऐसे ही काम में लगे रहिए। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हमें ऐसा शक्ति देते हैं जिस शक्ति से हमें भविष्य दिखाई देती है। और आज आप देखिए, 8 साल के अंदर जो परिवर्तन आप लोगों ने खुद देखी है, महसूस भी की है, और इससे हर नागरिक को लाभ भी हुआ है। सुशासन व्यवस्था और हमारी समाज की सभी वर्गों को एक ही मंच पर एकत्रित करना, उनकी जो मानवीय जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अगर हर हमारी व्यक्तियों के हृदय में ये भावना शक्ति जाग उठे, तो देश की बारे में सही उपलब्धि जगेगा। क्योंकि देशभक्ति करने के लिए हमें मौका मिली है, प्रभु ने दी है। हर पल को हम सही उपयोग करें, भारत माताओं की चरणों पे समर्पित भावनाओं से आज हम सबको सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आयुर्वेद जो, ये तो मैं मानता हूं जीवन शैली है, ये शरीर का, मन का, आत्माओं का, पर्यावरण का, ये साइंस ऑफ लाइफ। इसलिए मैं सब लोगों को यही आह्वान करता हूं, प्रकृतियों का ख्याल रखना चाहिए, प्रकृतियों को आदर करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। प्रकृति रहेगा तो प्राणी रहेगा, प्रकृति का बिना प्राणी नहीं रह सकते। इसलिए मैं हमेशा ही आग्रह करता हूं कि हमारी इकोनॉमी should grow not at the cost of ecology and environment. Our growth with the help of science and advanced technologies is always necessary. But the question of humanity should be always specially taken care of.
तो इसलिए मानवता का साथ विज्ञान और प्रयुक्ति का विकास हम चाहते हैं दिल से। अर्थव्यवस्था का विकास हम पर्यावरण का साथ चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण, हमारा क्लाइमेट, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा इकोलॉजी हमारा पास ना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृतियों का हम ख्याल रखें, इस पर हम प्रतिबद्ध हो जाए। आप मानते हैं या नहीं? मैं तो आप लोगों को आग्रहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक यही आह्वान करता हूं, ये संदेश भी हमें नई पीढ़ियों का बीच में ले जाना चाहिए। जैसे आयुर्वेद विज्ञान के बारे में हम लोगों ने एक विशेष रूप से अपील की, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा। जन संवाद, जन भागीदारी, जन आंदोलन और जन आरोग्य, इसका लक्ष्य यही है ताकि हर व्यक्ति सुस्वास्थ्य रहे, तंदुरुस्त रहे, निरोगी रहे। और जब तक एक व्यक्ति तंदुरुस्त रहेगा, निरोगी रहेगा, वो व्यक्ति जीवन में कठोर परिश्रम में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। लेकिन मन का इच्छा होने के बावजूद अगर शरीर कमजोर बन गए, शरीर में रोग घुसा गया, तो वो व्यक्ति जीवन के अपने सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। इसलिए अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति सुस्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हेल्थ इज वेल्थ, हमें बाप दादाओं ने ही कह के गए हैं, हेल्थ इज वेल्थ। शरीर रहेगा तो जीवन रहेगा। इसलिए इस शरीर को संभालना, और हमारे बाप दादाओं ने जो परंपरागत पद्धति जीवन जीने का दे के गए हैं, इनका मूल्य समझना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आज से कम आप मान लीजिए 100 साल पहले रोगों का बीच में बीमार कम हुआ करते थे। क्यों? हमारे जो हम खाते हैं वही हमारे लिए दवाई है। योर फूड इज योर मेडिसिन। और प्रकृतियों का नियम के मुताबिक जीवन जीने का लोगों का बीच में आदत हुआ करती थी, लेकिन हम प्रकृतियों का नियम उल्लंघन करने में माहिर बन गए। मुझे लगता है कि अगर ये सही है, महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बोला था, हे अर्जुन, प्रकृतियों का नियम उल्लंघन मत क्या करो। तो मुझे लगता है ये जो है, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि सूरज जब भी जगता है, उसका पहला किरण आजकल अधिकतर लोगों को मिलता ही नहीं। मतलब पद्धति बदल गया है। मुझे लगता है कि फिर से हमें, वी मस्ट लिव बाय द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति तो भगवान के रूप है, और हम कहते हैं कि धरती माता, भारत माता, अगर धरती माता है, माता कभी भी बेटा बेटियों के लिए कंजूसी नहीं करती। जो भी चाहिए अपने गोद में उसको जगह देती है, सहारा देती है, अनाज देती है। माँ कैसे बेटा बेटियों का ख्याल रखते हैं। इन चीजों को मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से वापस में चर्चा करना चाहिए, ताकि इससे जो शब्द उभर के आए वही सब हमारे जीवन की दिशा देने वाला शब्द होंगे, जहां से हमें रोशनी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज इसी दिशा पर हमें अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन, रिसर्च,
और इस विषय पर जिस हिसाब से उन्होंने विशेष ध्यान दी है, इसके लिए आज हमारी संस्था की संख्या भी बढ़ चुका है, कॉलेज के नंबर भी बढ़ चुका है और हमारी डॉक्टर्स के नंबर भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ये हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय समाज हमेशा निरोगी रहे, सुस्वास्थ्य रहे और हमारी नई पीढ़ी अपनी बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके जीवन जिए, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मेहनत करे, क्योंकि आज आयुष इंडस्ट्री ने ऐसा मौका दी है। हमारे किसानों के लिए भी मौका है, सुनहरा मौका है, हमारी नई युवा के लिए भी सुनहरा मौका है, रोजगार है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्किल है। तो इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए आज हमारी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लोग अलग अलग कदम उठाते आए हैं और भी उठाते जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये देश का एक बड़ा काम है, ये काम तो पूरा करना ही होगा। अभी अभी हमारे आदरणीय चौहान जी ने कहा कि आप लोगों के बारे में जो दो विषय रखे, निश्चित रूप से दोनों विषय बड़े रिलेवेंट है, इसको हम विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुश महसूस होते हैं, आनंद महसूस होते हैं, क्योंकि 2014 तक हमारे आयुष इंडस्ट्री का हालत अगर आप देखें तो, आंकड़ा देखें तो मालूम होगा, टोटल मार्केट साइज वाज ओनली $3 बिलियन और आप 8 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से विशेष ध्यान दी, सहयोग की, इसके वजह से आज मार्केट साइज ग्लोबली $18.1 बिलियन हो चुका है और ये तो 2020 तक है, 2023 तक और भी, यानी कि $23 बिलियन तक हमारे आयुष इंडस्ट्री का मार्केट साइज बन रहा है, बनने जा रहा है। तो दिनों दिन हमारी लोकप्रियता बढ़ रहा है और साथ साथ में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्थ आर्म्स ऑफ UNO, दो आज UNO का जो हेल्थ विंग है WHO ने भारत की गुजरात की जामनगर में उनकी पहला एक्सटेंशन कार्यालय उन्होंने स्थापना की है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। दुनिया में 170 से ज्यादा देश का पास परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, लेकिन सारे दुनिया के अंदर WHO ने हिंदुस्तान को चुना है, हिंदुस्तान को पहला स्थान दी है। ये मुझे लगता है कि आजादी का अमृत कालखंड में ये देश का सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये शक्ति हमारे सभ्यता संस्कृतियों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान का सभ्यता संस्कृतियों का ये परिचय है आयुर्वेद। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो हमारे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान पद्धति को आज WHO ने जो मान्यता दी है, इसलिए हमें अगले दिनों में विश्व में नेतृत्व देना होगा। इस विषय पर नेतृत्व हमें देने होंगे। You'll have to play the role of a global leader tomorrow. इतने बड़े दायित्व हमारे कांधों पे सौंपा गया है बाय WHO। इतना बड़ी स्वीकृति है। मुझे तो लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान के 5 लाख के अधिक गांव में अलग अलग स्थानों पर ट्रेडिशनल हीलर है, अलग अलग नामों से पुकारता है। इन लोगों को भी उनकी लंबे समय का तपस्या आज पूरी हुई है। जो प्रैक्टिशनर्स है, जो हीलर्स है, अभी भी गांव, अलग अलग गांव में उनकी बाप दादाओं से पाए हुए जो टैक्स है, जो लिटर्स है, उसी के आधारित वो अभी भी देर रात को अगर किसी
व्यक्ति का कोई गंभीर रोग हो गया तो उसी वैद्य को बुलाते हैं, बेईस को बुलाते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग भाषाओं में। तो उन लोग अभी भी राहत देने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए बड़े एक दायित्व है, चुनौती है कि हम ऐसे ही जितना भी टैक्स अभी भी हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, इस टैक्स को भी हमें कलेक्ट करने होंगे और हमारे सारे रिसर्च स्टडी में उनको भी जोड़ना होगा ताकि हम और भी हमारा शक्ति बढ़ाए। तो मुझे लगता है इस लक्ष्य पे भी हमें काम करना होगा। तो आज मैं इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और फिर से परम पूजनीय को प्रणाम देते हुए आप सबको मंच पे उपस्थित सभी हमारे बड़े आदरणीय अतिथिगण को प्रणाम देते हुए आप सबको कोटि कोटि प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की। धन्यवाद महोदय, आपके स्फूर्तिदायक उत्साहवर्धक शब्दों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं परम पूजनीय माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी को कि वे हमें अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। मंचस्थ उपस्थित सभी मान्यवर एवं सभागृह में उपस्थित सभी वैद्यगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, वैसे तो मेरा एक छोटा सा काम है, उद्घाटक मुझे कहा है, इसलिए मुझे घोषणा भर करनी है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया। तो मेरा काम समाप्त तो हो गया वैसे, परंतु सोनोवाल जी ने कुछ कहा है तो थोड़ा बोलता हूं, बहुत ज्यादा नहीं, आवश्यकता भी नहीं, सारी बातें आ गई है। व्यासपीठ का 25 साल का काम बहुत अच्छा हुआ है, उसकी साक्ष्य ये सब कार्यक्रम है। सारे देश से लोग आए हैं, पर्याप्त संख्या में आए हैं, और एक शास्त्रार्थ आयुर्वेद को लेकर हो रहा है, या कहिए कि एक कुंभ हो रहा है जिसमें विचार मंथन होता है, नई नई बातें सामने आती है, आगे बढ़ने की समाज की दिशा तय हो जाती है। ऐसा एक कार्यक्रम, उसके साक्षी हम सब है। तो इस अवसर पर दो बातें मन में आती है कि 25 साल हम आगे चले और आज अच्छे दिन देख रहे, ऐसा कहा गया है आयुर्वेद के लिए। लेकिन यहां तक हम जिन गुणों के भरोसे आए, उन गुणों का जतन आगे भी हो, इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी। कौन से गुणों का ज्यादा आपको बताने का काम आपने किया है, इसलिए आपको पता है। लेकिन जब कठिन काल बीत जाता है और अच्छा काल आता है, तो कठिन काल में अपना साथ देने वाले सद्गुणों को ध्यान रखकर उनको वैसा ही आगे चलाना पड़ता है। ये सबको करना पड़ता है, और इसलिए ऐसे समय पर ऐसा एक वाक्य बोलना ये उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है सबके, इसलिए बता रहा हूं। दूसरी एक बात मेरे मन में ऐसी आई, अभी सुनते सुनते ही आई, आयुर्वेद ऐसा कहा है, तो वेद तो संग्रह है, अनेक ऋषियों की रुचाओं का संग्रह है। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की प्रार्थना करके जो उनको दर्शन हुआ, वेद देखे और बोले, ऐसा कहते हैं। तो इन सब का एक संग्रह है। आज जितने वेद उपलब्ध है वो पूरे के पूरे अपने पास है, ऐसा यानी वो पूरे के पूरे है, लेकिन वो सब पूर्ण है ऐसा नहीं, कुछ लुप्त भी हुए हैं। और कालानुक्रम देखते हैं तो वेदों में जुड़ता चला गया है।
अब वेदों में और जुड़ेगा ऐसा तो हम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन किसी भी शास्त्र की बात ऐसी नहीं रहती, उसका विकास होते रहता है। तो आयुर्वेद को समाज का आश्रय, राजाश्रय प्राप्त था, तब तक चिकित्सा करते हुए, अपने शास्त्र का विचार करते हुए उसको हम बढ़ाते रहे, और वो प्रक्रिया आक्रमण के काल में रुक गई। अब फिर से यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम शास्त्र के ज्ञान का विस्तार करें। और उसी के कारण एक बात मन में आती है कि वास्तव में हमको भी आयुर्वेद को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। एक तो बात है कि सस्ती सुलभ चिकित्सा सबको उपलब्ध हो, और चिकित्सा लेने की बारी कम से कम आए, इतने सब लोग स्वस्थ रहे। ऐसा करना है तो आयुर्वेद के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। इसका विचार केवल आयुर्वेद में है। परंतु साथ साथ और भी चिकित्साएं हैं दुनिया में। अब एलोपैथी लीजिए, तो वो गलत तो है नहीं। बीच के कालावधि में ये जो पैथियों के अहंकार, अपनी अपनी विशेषताओं के अहंकारों का जमाना था, उसमें ये पैथियों का भी अहंकार रहता था। वो नाटक एकच प्याला, मराठी बोलने वालों ने सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा। उसमें वो तळीराम नाम का एक पात्र पियक्कड़ है और आखिरी क्षण गिन रहा है अपने जिंदगी के, पड़ा है अचेतावस्था में, और इलाज करने के लिए बुलाते तो भागदौड़ में दो लोग जाते, एक वैद्य को लेके आता है, एक डॉक्टर को लेके आता है। और वो पेशेंट तो रहा बाजू, इनकी आपस स्पर्धा वहां शुरू हो जाती है। तो वैद्य कहता है कि ये मात्रा देने के बाद 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है कि बेकार की बात है, 5 मिनट में मर जाएगा। यानी चिकित्सा नहीं, वो पहले कब मरेगा, 5 मिनट के बाद कि 15 मिनट के बाद। ऐसा एक दृश्य उन्होंने एक विडंबन किया है, ये जो पैथियों के अहंकार है उस पर। तो सभी बातों में उपयोगी बात क्या है, शास्त्रीय बात क्या है, उसका हम जो आयुर्वेद का विचार करते हैं, उसकी जो बुनियादी मूल्य है, उनके आधार पर कुछ उसका स्पष्टीकरण हो सकता है क्या? अभी आधुनिक विज्ञान ये कोशिकाओं के स्तर पर जाकर विचार कर रहा है, तब यह बात ध्यान में आती है कि जैसा वेदों के बारे में कहते हैं वेदो अखिलम धर्म मूलम, वैसे शायद ऐसे हो सकता है आयुर्वेद अखिलम पैथी मूलम, ऐसा कहा जाए। तो आयुर्वेद को एक जागतिक अधिष्ठान इससे प्राप्त हो सकता है। इस दिशा में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, और इस दिशा में जाना है तो आप भी जानते हैं कि शुद्ध रूप में आयुर्वेद की प्रैक्टिस ये होनी चाहिए। उसमें अन्य पैथियों का क्या उपयुक्त लेना, कैसा लेना, तभी हम कर सकते हैं। और ये करके भी आयुर्वेद आयुर्वेद रहेगा जब आयुर्वेद के मूल अधिष्ठान पर शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। और लोग ठीक होते जाएंगे तो फिर राजाश्रय पीछे पीछे चला आएगा, क्योंकि उसको आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अगर दुनिया भर के लोग आयुर्वेद चाहिए करने लगेंगे, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तो यहाँ की सरकार किसी की हो, वहां तक सब लोगों को उस आयुर्वेद को राजाश्रय प्राप्त करा देना पड़ेगा। तो नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वनैः विक्रमार्जित सप्तस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, ये स्थान आयुर्वेद को प्राप्त करा देना। 25 साल में एक व्यासपीठ जो अखिल भारतीय हो सकता है, हमने खड़ा किया। अब आगे के 25 वर्षों में इस प्रकार का एक स्वयमेव मृगेंद्रता के रीति से
आयुर्वेद का वैश्विक अधिष्ठान उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ना, ये संकल्प आप लोग अगर लेंगे इस अधिवेशन में, तो आगे के 25 साल भी आपके परिश्रमों का एक सार्थक फल आप तो देखेंगे ही, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सारी मानवता को और स्वत्व की दृष्टि से अपने हिंदुस्तान को, भारत देश को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करा देने का श्रेय पुण्य आपके नसीब में आएगा। वैसा वो 25 साल के बाद आए, ये शुभकामना आज देता हूं और मेरे शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।